को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, विशेष तौर से संतोष जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ। प्यारे साथियों, मैं कुछ भी बात को स्टार्ट करने के पहले परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य रूप में जन्म दिया। सेकंड, अपने माता पिता का, जिन्होंने पाल पोस कर एक अच्छा संस्कार दिया। थर्ड, अपनी उस प्यारी टीम का, जिसने हर पल मेरी बात को एक्सेप्ट किया और मेरे विचारों को माना और मेरे बताए रास्तों पर चलती रही। आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज जो कुछ भी मैं हूँ वो मेरी ताकत नहीं, वो मेरी टीम की ताकत है। दोस्तों, मेरा सक्सेस मेरी टीम का सक्सेस है, वो मेरा सक्सेस नहीं है। लेकिन मैं आगे अब अपनी बात रखने के पहले मैं ये जानने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि इस हॉल में नए लोग कितने हैं जो पहली बार आए हैं। आप लोग पहली बार आए हैं, इतने सारे लोग, तो मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से गुजारिश करूंगा कि ये जोरदार तालियां थैंक यू सो मच। हमारी बात आपने रखा। प्यारे साथियों, मैं आपको कोई मोटिवेशन की चीजें यहां नहीं दूंगा। सर ने बताया सक्सेस के बारे में, अचीवमेंट के बारे में। मैं अपने सक्सेस के बारे में कुछ बताता हूं तो लोगों को यकीन नहीं होता है। सर की प्रोफाइल बहुत बड़ी है। अभी आपने संतोष सर को सुना। सर का ये प्यार है कि मान सम्मान हमें हमेशा देते हैं सर, और फर्स्ट डे से हम लोग जब से एक दूसरे से जानते हैं, एक दूसरे से दिल से कनेक्टेड है, दिमाग से नहीं, दिल का रिश्ता है। और जैसे ही सर ने एक बात बोला कि आज आप समय दे दो तो बड़ी मेहरबानी, हम कह रहे आप आदेश करिए। और प्यारे साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा अपलाइन इस प्रोफेशन में 14 वर्षों से हूं मैं इस मैनेजमेंट के साथ। कितने सालों से? और इस प्रोफेशन में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, 3 चीज जल्दी नहीं मिलती: अच्छी कंपनी, अच्छा अपलाइन और अच्छा सपोर्ट। पूर्व जन्मों में आप लोगों ने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, जिसकी वजह से ऐसा ग्रेट गुरु आप सबको मिला है। और आप कभी भी किसी भी प्रोफेशन में जब लोग मिले, आपसे कहें कि नेटवर्क में हम फेल हो गए, हमने कभी कोशिश की थी, तो ये 3 चीज रख देना। क्या आपके पास एक अच्छी कंपनी थी? अगर कहेगा हाँ तो दूसरा बोल देना। क्या आपके पास एक अच्छा अपलाइन था? तो उसको साइलेंट हो जाएगा। अगर फिर भी कह दिया हाँ, तो पूछना क्या आपके अपलाइन के आपके साथ अच्छा सपोर्ट था? वो बोल देगा ना। गारंटेड जितने असफल हुए हैं आज तक इस प्रोफेशन में, वो तीनों चीज का संगम नहीं हुआ। इस बार आपकी जिंदगी में तीनों का समावेश हो चुका है। तो सफलता तो 100% तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रोफेशन में 14 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये 3 चीज मैं आपको बताया हूं। ट्रिपल सी, राइट? और इसको बोलते हैं ट्रिपल ए, इसको बोलते हैं ट्रिपल जी, जो नाम आप देना चाहें। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं क्या था। सर की तरह मैं इंजीनियर नहीं था। इनके पापा आज भी रेलवे में इंजीनियर हैं, सक्सेस इंजीनियर। अभी आपको बताएं, मेरे पापा पोस्टमैन थे। जानते हैं पोस्टमैन? yes. जो चिट्ठी बांटने का काम करता है, डाकिया जिसे कहते हैं। और एक डाकिये के पास 6 बच्चे थे। मेरे पापा के पास 6 बच्चे, यानी 4 बेटी 2 बेटे। भगवान ने उनके 6 औलाद में हमको सबसे बड़ा बना दिया, सबसे बड़ा बनाया। तो घर की स्थिति ऐसी थी, मेरी माँ, जब से मैं जानने लायक हूँ, मेरी माँ हमेशा टैबलेट पे चलती हैं, दवाओं पे चलती हैं। वो जब तक जी रही हैं, मेरी किस्मत है कि मेरी माँ अभी तक मेरे साथ है। लेकिन हमें लगता था कि 5 साल 7 साल चलेगी, ऐसा सोच सोच के आज तक मेरी माँ मेरे साथ है। प्यारे साथियों, हमेशा वो मेडिसिन पे रही। और ईश्वर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे माँ बाप का साया आज भी मेरे सर पर है, और मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि उनका साया सदैव हमारे पर बना रहे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये बिजनेस मेरी जिंदगी में जिस वक्त आया मेरी जिंदगी में बिजनेस, उस वक्त मैं 17 लाख के कर्जे में था। 17 लाख लायबिलिटी थी मेरे ऊपर। 17 लाख समझते हैं? yes. और ये 17 लाख मुझे कब था कर्ज? 2006 में। उस वक्त मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ चुका था। ईश्वर से प्रार्थना करता था कि भगवान कुछ भी करके तो मुझे बुला दे, क्योंकि लायबिलिटी दूर दूर तक दिखती नहीं थी। पापा का वेतन उस समय 8600 रुपए था, और 8600 रुपए मेरे पापा जिस दिन विंडो पे वेतन पाते थे और वहां से निकलते थे, घर तक पहुंचते पहुंचते उनकी जेब के पैसे चले जाते थे
उधारी सी जिंदगी उनकी चलती थी। वेतन आता था, इधर निकल जाता था, फिर आता था, निकल जाता था, और कोई रास्ता नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था। खेती थी, खेती से कोई आमदनी नहीं हो सकती थी, बस अपना खाने भर का हो जाया करता था। वो भी खेती अगर भगवान ने सपोर्ट नहीं किया, ईश्वर ने, नेचर ने सपोर्ट नहीं किया, तो फसल भी घर में ठीक से नहीं आ पाती थी, मार्केट से खरीदना पड़ता था। जिंदगी इस कदर हो चुकी थी कि लगता था लाइफ में भगवान हमें जहां पे पैदा किया है, स्तर डे बाई डे बुरा हो रहा था, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे और जरूरतें बढ़ रही थी, आमदनी बढ़ने का कोई चांस नहीं था। भारत सरकार मात्र पप्पा को साल भर में 500 रुपए बढ़ाता था। अब 500 बढ़ता था तो महंगाई साहब 4000 बढ़ जाती थी। लगी नहीं रहा था जिंदगी कुछ होगा। ईश्वर की एक बड़ी कृपा है कि बचपन से आज तक मैंने कभी जॉब के लिए सोच नहीं लाई। वो मैं ईश्वर की कृपा मानता हूं कि कभी सोचा ही नहीं मुझे नौकरी करनी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब। एक बार पापा ने कोशिश भी की तो मैंने नहीं किया, तो पापा ने हमसे बात भी करना बंद कर दिया था। तो बाबू की जॉब दिलाना चाहते थे डाक विभाग में। हमने कहा जब आप भी तो डाक विभाग में जिंदगी निकाल दिया, क्या कर लिया आपने? दादाजी पुलिस विभाग में थे, उन्होंने भी बहुत कुछ नहीं किया। उनका बड़ा बेटा था पुलिस में, वो भी बहुत कुछ कर नहीं पाया। तो मुझे लग गया था कि गवर्नमेंट जॉब में मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता हूं, मुझे कुछ बड़ा करना है। और बड़ा करने के चक्कर में मैं 17 लाख कर्जे में आ गया। उसका कारण है मैं खुद की मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग का कारोबार शुरुआत किया। मेरा पहला बिजनेस था खुद की मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। विद्याराज गारमेंट्स इंडिया के नाम से शर्ट पैंट सलवार सूट बनाकर सप्लाई करना शुरू किया। लेकिन व्यापार का कोई तजुर्बा और अनुभव और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैं लॉस में हो गया। क्योंकि व्यापार का कोई एक्सपीरियंस ना होने की वजह से लोन तो ले लिया, पैसा तो कलेक्ट कर लिया, बैंक ने लोन दे दिया, सब कुछ हो गया, कारोबार भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन तजुर्बा ना होने से नुकसान क्या हुआ? बड़ी मछलियां हमें निकल गई। क्योंकि अब बिजनेस नहीं है, अब आ गया है कंपटीशन। तो हम कंपटीशन के शिकार हो गए और पिताजी ने मुझे 100 बातें सुनाई कि मैं पहले ही रोक रहा था कि व्यापार का कोई तुम्हें तजुर्बा नहीं है और तुम शुरू करोगे। अब तुम फंड मांग रहे हो, मैं कहां से लाके दूं? उस वक्त तुमने कहा इतना लगा तो चल जाएगा, हमने सब कुछ कर दिया, अब क्या लोन पे लगाऊं बैंक पे? तो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे समझाया कि तुमने डिसीजन गलत लिया था, गारमेंट्स का तुम्हें काम करना ही नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा था तुम किसान के बच्चे थे तो किसानी का काम करने की सोचते, ट्रैक्टर खरीद लेते, रूटावेटर ले लेते, थ्रेशर ले लेते, ट्रॉली ले लेते, ये 12 महीना तुम्हारी गाड़ी चलती और खुद भी काम अपना खेती का करते, दूसरों का भी करते। बात समझ में आया? फिर मैंने क्या किया मालूम? पूरी घर की प्रॉपर्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मॉर्गेज करा दिया। अब मैंने ट्रैक्टर उठा लिया कि चलो इससे कमाई होगी। ट्रैक्टर, रूटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, पुल्ली, पंखा सब घर पे आ गया। 14 लाख का खाना। और एक महीना में जो बुजुर्गों ने सलाह दिया था, बहुत सही सलाह दिया था। अप्रैल के महीने में जब मार्च और अप्रैल का महीना होता, गेहूं का मड़ाई होता हमारे यहाँ, 1,15,000 का गेहूं बेचा मात्र एक महीने के अंदर। पूरे गांव में शोर हो गया कि इतनी कम उम्र का लड़का 1,15,000। और मेरे गांव में 7 ट्रैक्टर आ गया। मेरी थी 3 सिलेंडर, उनका था 2 सिलेंडर स्वराज। हम नगद पे जुताई करते थे, वो उधारी शुरू कर दिए। समझते हो उधार? भाषा में समझ आ रही है आप लोगों को? कंडीशन ये हो गई कि ट्रैक्टर खड़ा हो गया और 9 साल किस्त जमा नहीं कर सका। कितने साल? 9 साल। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरसी की नोटिस जारी कर दिया। कम से कम आदमी मेरे घर में 50 लिफाफे होंगे आरसी के। हर 15 दिन में आरसी, हर 15 दिन में आरसी की नोटिस। अब जिंदगी में मेरे पापा जी की हालत मैं आपको बता दूं, मैं सारा गुनाहगार खुद को मानता था क्योंकि मेरी वजह से सारी पोजीशन आ गई थी। पिताजी सिर्फ मारे शर्म के, हम लोग मुखिया परिवार से हैं, पापा ऐसे टाइम पे निकलते थे जब दुनिया सो रही होती थी और आते तब थे जब अंधेरा छाया होता था। वो फेस नहीं कर पाते थे क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शीशे में पप्पा का नाम लिख दिया गया था डिफॉल्टर में, मिस्टर राजनाथ मिश्रा डिफॉल्टर, 9,57,000। बाकी स्ट्रक लायबिलिटी। समझ में नहीं रहा था क्या करूं, और जिंदगी में निकलने के लिए जितना सोचता था फंसता जा रहा था। प्यारे साथियों, मैं बता दूं, जब 17 लाख लायबिलिटी हो गई तो मैं जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़कर मौत की तलाश शुरू कर दिया था। सिर्फ अब ये चाहता था कि ईश्वर मुझे बुला लो। और मैंने जीवन में ऐसे भी कुछ हरकतें की और उस हरकत में एक फरिश्ते से मुलाकात हो गई। और वो फरिश्ता मेरी जान पहचान का नहीं था। ना मैं उन्हें जानता था, ना मुझे जानते थे, ना मैं उनका नाम, न पता, न जाति, न धर्म, कुछ नहीं। सिर्फ ये डिसीजन लिया था कि मैं ऐसे जगह मरूं कि मेरे माँ बाप को मेरी कभी भी
बॉडी भी नसीब ना हो। उनको ये उम्मीद रहे कि मेरा बेटा जिंदा है, घर छोड़ के भाग गया है, कहीं तो होगा। और साथियों मैं बताना चाहूंगा कि मेरी बहनें बड़ी हो गई थी, शादी की योग्य हो गई थी, पापा जी फंडिंग की इतनी प्रॉब्लम, रिश्ते के लिए भी नहीं जा पा रहे थे, बहनों से छोटी छोटी लड़कियां मोहल्ले की शादियां हो रही थी। मेरे माँ जब बाहर निकलती थी लोग बोली बोला करते थे, उन पे टोन कसा करते थे। माँ रोती थी घंटों और वो कहती थी कि भगवान किसी को अगर गरीबी दे तो बेटी ना दे, और बेटी दे तो गरीबी ना दे। प्यारे साथियों, एक एक दिन जीना मुश्किल हो गया था कि अब क्या करें। अब तो हम ट्रैक्टर भी नहीं बेच सकते, प्रॉपर्टी भी बेच नहीं सकते, बहनों के रिश्ता कैसे होगा, और 17 लाख कर्ज कहां से भरेंगे। पापा को 8600 का वेतन मिलता है, अगर मैंने भी नौकरी स्टार्ट कर दिया तो 10,000 से ज्यादा मुझे वेतन नहीं मिलेगा। अर्थात बाप बेटे मिल के कमाएंगे तो बैंक का आप ब्याज नहीं भर सकते, आखिर करूं तो मैं क्या करूं। उस वक्त मुझे एक फरिश्ता मिला था और ये सब सोचकर मैं रो रहा था, ये सब मैं सोचकर रो रहा था। अगला आदमी मुझसे पूछता है कि भाई साहब आप बहुत डिस्टर्ब है, पूरी ट्रेन देख रही है, कोई नहीं पूछा, एक फरिश्ते ने पूछा। तो मैंने उनको अजनबी थे, मैंने सब कुछ बता दिया और उन्होंने मुझे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दिल्ली में रुके और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। जब बिजनेस के बारे में बताया तो उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा फोकस बहुत क्लियर था। लेकिन उन्होंने अपनी फ्लाइट छोड़ दी, उनकी फ्लाइट थी पुणे के लिए दिल्ली से, उन्होंने फ्लाइट छोड़ी और मुझे स्टेशन पर बैठा के दिखाया कि मेरी फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट से जाना मतलब यह था कि बहुत बड़ा आदमी होगा, ऐसा मेरा मानना था। मेरा ऐसा मानना था वो बहुत बड़ा आदमी होगा फ्लाइट से कोई जा रहा, क्योंकि मैंने कभी फ्लाइट करीब से देखी नहीं थी, साहब आसमान में उड़ते हुए देखा था। आज तो मेरे पास गिनती नहीं कितनी उड़ानें भरी है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे साथियों, लग रहा था कि जिंदगी में कुछ बड़ा आदमी मिला, शायद कुछ होगा। उन्होंने मुझे सौगंध दिला के मुझे बैरन वापस भेज दिया कि आप अपने घर जाओ, उन माँ बाप ने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, आज तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो, उनको छोड़कर तुम कुछ करने की सोच लेके निकले, ये गलत है। और प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वापस आया और उन्होंने करीब 25 दिन बाद मुझे कॉल किया, विनय तुम कहां हो। हमने कहा सर मैं भी एमपी में हूं। बोले इमीडिएट जितनी जल्दी हो कलकत्ता पहुंचो। हमने क्या हुआ, बोले तुम्हारी जिंदगी का सपना पूरा होने का टाइम आ गया, तुम्हारा कर्जा उतरने का टाइम आ गया। ये सुनकर मैं भागा, रात को 11:30 बजे राजधानी पकड़कर कलकत्ता गया। 12,000 लोग वहां आए थे, जैसे यहाँ चंद लोग बैठे। मुझे नहीं मालूम कि 12,000 में किसकी जिंदगी बदली, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं उस 12,000 में किसकी बदली किसकी नहीं बदली नहीं मालूम, उस 12,000 में इकलौता विनय मिश्रा था जिसकी जिंदगी बदली। अभी तो साहब ने कहा कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान मिला जैसे नेट चलाना नहीं आता था, नेट का कुछ मालूम नहीं था, पैसा कमाता था, वैसे ये इंसान था जिसे इस बिजनेस के बारे में ABCD नहीं पता था। क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का धंधा पेशा, कुछ भी नहीं मालूम था। बिजनेस को जब मैंने सीखा तो एक ही चीज बिजनेस में समझ में आई थी। क्या समझ में आई थी बता सकते हैं आप लोग? एक चीज, नो पैसा भी नहीं समझ में आया, एक चीज समझ में आया वहां पे, वो ही समझाया गया कि विनय मिश्रा तुम्हारा सामाजिक स्तर कितना अच्छा है। तो मैंने ये देखा, मैंने किसी की चोरी नहीं की, मैंने बेईमानी नहीं की, किसी को धोखा नहीं किया, कोई मैंने फ्रॉड नहीं किया, मेरे खानदान का कोई पूरा बैकग्राउंड नहीं है। तो मैंने कहा मेरे जिनके भी लोगों में रिलेशन है बहुत अच्छे हैं, लोग मुझे हमें चाहते हैं, हमारे घर वालों को पसंद करते हैं, हमें को सम्मान मिलता है। तो लोगों ने कहा बिजनेस तुम्हारे लिए है, क्योंकि बेईमान चोरों के लिए नहीं है, धोखेबाजों के लिए नहीं है, ठगी करने वालों के लिए नहीं है, ये बिजनेस शरीफों का है। विनय इस बिजनेस में तुम सफल हो सकते हो, गारंटेड लिख के देता हूं। मैंने पूछा था सर बिजनेस को कैसे करना है, उन्होंने एक ही चीज कही थी, अपने 20 लोगों को मुझे बुलाओ, मुझे मिलाओ, मैं उन 20 लोगों से बात करूंगा, तुम्हें बिजनेस में बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा करना क्या है, उन्होंने कहा आधार कार्ड, कैंसिल चेक, पासबुक दो, मैंने सब कुछ दे दिया। उन्होंने कहा पेमेंट, हमने कहा पेमेंट, आपने तो सर डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिया। उन्होंने कहा बिना पेमेंट के तो बिजनेस स्टार्टअप नहीं होगा। हमने कहा साहब पैसा तो जहर खाने को नहीं है, 17 लाख कर्जा है, इस बार आप लगा दो, कमा के दे दूंगा। तो उन्होंने भरा हुआ फार्म और उनको एक एटीट्यूड चेंज हुआ। ईगो समझते हैं आप? मुझे उस वक्त ईगो दिखा, क्योंकि मैं स्वार्थी था ना, और उन्होंने मेरे भरे हुए फार्म को मेरे सामने फाड़ दिया और फाड़ कर डस्टबिन था, जेके पैलेस होटल था, वहां पैसे गए डाल दिए। उन्होंने कहा सॉरी विनय जी, मुझे तो लग रहा था कि आपकी 17 लाख की लायबिलिटी निकालने के लिए मैं
पूना से आप तक चल के आया और मैं गंगड़ा बुलाया आपको और आपको ये सब चीजें दिखाई, लेकिन माफी चाहूंगा ये कर्जा तुम्हारा जीवन में उतर नहीं सकता, ये अफसोस साथ कहना पड़ता है। मैंने पूछा क्यों? बोले क्योंकि तुम 17 कर्जा उतारना तो चाहते हो, लेकिन उस कर्ज को उतारने की जो कीमत अदा करनी है वो तुम कीमत अदा नहीं करना चाहते और ये चाहते हो कि वो कीमत कोई दूसरा अदा करे, वो कीमत तुम ही को अदा करनी होगी। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोले विनय जी, मैं आपके डेवलपमेंट और आपके प्रोग्रेस में इस बिजनेस में लाखों लगा सकता हूं, लेकिन आपके रजिस्ट्रेशन में मैं 100 रुपए नहीं लगा सकता। हमने कहा सर जो आदमी लाखों लगा सकता है वो रजिस्ट्रेशन में भी लगा सकता। बोले नहीं, ये हमारा एथिक्स है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सिद्धांत है। अब मेरे दिमाग में बैठे बैठे सोचने लगा मैं मामा से मांगू, संयोग से मामा से पैसा ले चुका था। फिर दिमाग में आया फूफा से मांगू, फूफा जी से पैसा ले चुका था। पड़ोसी से मांगू, उनसे भी ले चुका था। अर्थात जिस किराने वाले के यहां से हम सामान लाते थे मुझसे भी पैसा ले चुके थे। अब मेरे पास समझ में नहीं आ रहा था मैं पैसा मांगू तो किससे मांगू। जो नाम आता था उनसे मैं पैसा ले चुका हूं और अभी मैंने दिया नहीं है, और जब तक दूंगा नहीं मैं मांग नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में आप बताइए मेरे पास कोई विकल्प है स्टार्टअप करने का? फिर मैंने कैसे यहां तक पहुंचा, सफर कैसे हुआ, प्लीज हेल्प मी। सोच के बताओ जरा, दिमाग में जोर डालो। पैसा नहीं था सर, स्टार्टअप करने का पैसा नहीं था। 17 लाख लायबिलिटी थी, जिसका लिया था दिया नहीं था और लेके भागा भी नहीं था। दोनों बातें हैं, लिया था दिया भी नहीं और लेके किसी का भागा भी नहीं। अब बोलो मेरे पास पैसा कहां से है? ये चीज आधे घंटे तक सोचने के बाद मैंने अपने उस फरिश्ते से कहा था सर मोबाइल प्लीज। तो उन्होंने मोबाइल दिया था, मेरे पास छोटी सी डायरी रहती थी पीछे, वो निकाला, बट वो लेके चलता नहीं था क्योंकि पैसा रहता नहीं था, खाली डायरी रहती थी। निकाला और मैंने दोस्त का नंबर देखना शुरू किया और मैंने कहा इससे कॉल कर सकता हूँ? बोले हाँ। मैंने अगले दोस्त कॉल किया, हमने कहा राजेश, बोला हमने कुछ पैसा रखे हो? अगले ने बोला कितना? हमने कितना छोड़, जितना मांगूंगा दे दोगे? बोला अरे काहे मजाक कर रहे हो, बेरोजगारी में तुम जानते हो। यार तो कितना है वो बोलना। अगले ने कहा 500। हमने कहा पैसा किसी को देना मत, मैं आ रहा हूँ। बोला विनय जी ठीक है, आपका फोन कट, मिल के बात करते हैं। अगले को फोन, है नारायण कहाँ हो? भाई साहब बेर खा रहा हूँ। कहाँ? अपनी बेर के बाद में कुछ पैसा है? कितना? फिर वही सवाल कितना? वो छोड़ो, है कितना? बोला 1500। किधर है? 700 के डाकखाने में। उनका पैसा पहुंचो, डाकखाने में निकालो, मैं पहुंच रहा हूं। ऐसे करके मैंने 28 दोस्तों से हेल्प ली थी। 28 पीपल्स, 28 फ्रेंड से मदद ली थी। वो इंसान जिसके पास 4 घंटे पहले 500 रुपया नहीं था, उस इंसान के पास 32 दोस्तों से 28 दोस्तों से 32,000 कलेक्ट किया था। कितने दोस्तों से? 28 फ्रेंड से और 32,000। अब जो जैसे पैसा दिया था इधर भी डाला था, इधर भी डाला था, इधर भी डाला था, और लेके जब जेके पैलेस में पहुंचा सिविल लाइन में, तो अपलाइन ने कहा कि बताइए। हमने कहा सर बिजनेस स्टार्टअप करिए, और मैं ऐसे पैसा निकाल कर रखने लगा। तो वो उसकी आंखें से फटी, उसकी आंखें फटी। इसके पास तो भी पैसा नहीं था, इसने किया क्या? फोन लिया, बाहर जाके बात किया क्या, हुआ क्या? और जब बैठ के उस बंदे ने पूछा, मैंने सारी बात बताई। तो मैंने 1 आईडी की बात हुई थी 10,000। अब जैसे उसने 32,000 गिना, विनय जी मैं आपको ऐसा फार्मूला बता सकता हूं जिससे आपकी एक मेहनत से डबल इनकम हो जाए। लोग वही, खर्च वही, मेहनत वही। हमने कहा मतलब? बोले तुम ट्राइपॉड लगा दो। समझते आप लोग ट्राइपॉड? मेरे दिमाग से बाउंस हो गया, होता क्या है ट्राइपॉड? बंदे ने पेपर पे जब समझाया, इसका बेनिफिट समझ में आया, तो मैंने कहा लगा दो ट्राइपॉड। तो जेब में पैसा था ही, अब मना कर नहीं सकता था, पैसा नहीं है। ट्राइपॉड से दोस्तों जिंदगी की शुरुआत कर दी। जब मैं शुरुआत किया बहुत अच्छा लग रहा था कि रातों रात में लाखों रुपए कमाऊंगा। जो प्लान दिखाया जाता है फ्रेंचाइजी मॉडल पे, पावर ऑफ डुप्लीकेशन का सिद्धांत सिखाया जाता है। 21 डे में सो नहीं पाता घर में, 21 दिन।
मेरी माँ ने मुझे नींद की दवा भी दी थी दाल में डाल के कि शायद ये सो जाए। मैं सो नहीं रहा था। वो डायरी लेके सिर्फ खाका खींचा करता था कि 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 और बस 20 लाख रुपया हो गया। ऐसा कैलकुलेशन चलता था 21 डे। लेकिन हकीकत कुछ और भी था। जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, और जैसा हुआ वैसा सोचा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? 17 लाख लायबिलिटी पूरी जिंदगी में उतारने की सोच नहीं थी। आज विनय मिश्रा का कुछ भी ना करे, अपने घर पे से खड़ा रहे तो 2,50,000 प्लस मेरा खर्चा है महीने का। खर्च कुछ भी ना करे वो विनय मिश्रा, और ये वो विनय मिश्रा था सब 17 लाख कमाने की सोच भी नहीं ला पा रहा था। मैं जिंदगी में उतार पाऊंगा। कारण कारण क्या कारण था जो मुझे यहां तक लाके खड़ा कर दिया? मेरे पास एक पर्पस था, 17 लाख लायबिलिटी। मेरे पास एक पर्पस था, मेरी 4 जवान बहनें। मेरे पास पर्पस था, ये वो गरीब इंसान था जो गरीबी से निकलना चाहता था और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मिट्टी के मकान में सोया करता था। हम लोग गांव में एक खपड़ा बनता है, मिट्टी को पाट के पकाया जाता है, उसमें सोया करता था। बहुत बुरी जिंदगी थी। लेकिन आज गांव से लेकर शहर तक एयर कंडीशन के मकान हैं। गांव में भी एसी है, शहर में भी एसी है। जनरेटर भी गांव में लगा रखा है। पावर ऑफ माय लाइफ स्टाइल, पावर ऑफ माय लाइफ स्टाइल। आज अपना खुद का 3.5 करोड़ का घर बना रखा है इलाहाबाद प्रयागराज में, खुद का। पिक हार्ट है, वो हार्ट जगह पे। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जितने हमारे नए गेस्ट आए हैं, आपकी जिंदगी में पैसा कमाने का क्या रास्ता है जिससे आप लाखों कमाने की सोच ला सकते हैं? जो नए लोग आए सिर्फ उनसे सवाल है, डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं, नए लोगों से। क्या रास्ता आपके पास? कोई है रास्ता आपके पास? अगर रास्ता होता तो आप कहीं और होते। और एक बात कहना चाहूंगा कि जो काम आप वर्षों से करते चले आए और परिणाम आपको जो मिलता रहा, यदि आप वही करते रहे तो नतीजा वही आता रहेगा। सही है? आपको अगर कुछ अलग चाहिए, अलग करना है, तो आप लोगों पर बिलीव करना बंद करिए, खुद पर बिलीव करिए, खुद पर यकीन करिए। विनय मिश्रा अकेला था उस टाइम। मेरे साथ कोई 4 फ्रेंड 10 फ्रेंड नहीं आए थे। लेकिन जिस दिन मैंने डिसीजन लिया, लोग हाँ कहे या ना कहे, पलट कर हमने नहीं देखा। लेकिन हमारे ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर या नए लोग जब आते हैं तो स्टार्टअप करने के पहले सोचते हैं कि हम अपने टीम पहले बनाएं। यस या नो? सही बात है। लेकिन हम लोग जिंदगी में हर चीज सिस्टमेटिक सही करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में हम उल्टा करना चाहते हैं कि पहले बच्चे को पढ़ा के दिखा दो फिर एडमिशन कराएंगे। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। पहले एडमिशन फिर बच्चे को हम पढ़ाएंगे, तब दाखिला होगा स्कूल में आने जाने का। यस या नो? मैं आप लोगों से पूछूंगा, जो हमारे साथ नए लोग हैं, आपका गोल कितना है महीने का कमाने का? नए लोग जितने लोग हैं, महीने में आप लोग कितना कमाने की सोच ला सकते हो? सर प्लीज हेल्प मी, खुल के बोलो। 35 से 30 हजार। और कोई सर? और जो बैठा हो बोल सकता है, खुलकर बोले सर। ये कमिटमेंट कर रहा हूं स्टेज पे, सर ने आज मौका दिया है। मैं अभी आपको एक ऐसा फार्मूला बता के जाऊंगा, उस फार्मूले को आप इंप्लीमेंट कर दो। गारंटेड मैं लिख कर देने को तैयार हूं, आपके साथ रिटर्न एग्रीमेंट करने को तैयार हूं। रजिस्ट्रार ऑफिस में 3 महीना इंप्लीमेंट कर देना, घर में 50,000 के नीचे नहीं आएगा, इस बात की रिटर्न गारंटी। ये मेरी गारंटी। 50,000 मिनिमम पे आउट कंटिन्यू मेंटेन रहेगा, इसके नीचे कभी पेमेंट नहीं जाएगा, ये कमिटमेंट है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, कभी भी किसी सिस्टम को जब स्टार्टअप करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते। ये गुरुदेव ने भी बताया होगा आप लोगों को, लेकिन उसको आपने फॉलो नहीं किया। और जीवन में कोई भी सिद्धांत अगर अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। हमेशा ये बात दिमाग में सेट करके रखना है कि अगर आपको जो चाहिए, फिर जो सिद्धांत कहता है उस सिद्धांत पे जाके काम करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कुछ बड़ा करना चाहते हैं? यस। अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं? यस। लाइफ में कुछ मिरेकल करना चाहते हैं? यस। गुलामों की सोच मारिए, अमीरों की सोच पैदा करिए। गुलामी करके जिंदगी में हम सिर्फ गुलाम ही पैदा होंगे और गुलाम ही पैदा कर सकते हैं, अमीर नहीं।
अमीरी की सोच पैदा करके हम अमीर भी पैदा कर सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं और अमीर भी बना सकते हैं। तो अपनी सोच आपको थोड़ा सा रिच मैन वाली लानी पड़ेगी। और यहां पर एक फार्मूला है 20/4। माय लाइफ के बिजनेस बैनर में आपको काम करना है किस पे जाके? 20/4। इसका मतलब है जो भी व्यक्ति यहां पर जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम काम करे तो कितने घंटे दे सकता है? सुनाई नहीं दिया? 8 घंटे पार्ट टाइम में भी। पार्ट टाइम 5 घंटा पक्का? एक जोरदार तालियां। हालांकि इस पे मैं बात करता हूं 2 घंटे। कभी मौका मिलेगा सर बुलाएंगे तो हम आप लोगों को वर्कशॉप के जरिए पूरा इंस्टॉल करके जाएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता के जा रहा हूं, इसे कर डालना, पैसे की तंगी ही खत्म। आपको जितने समाज में जानने वाले लोग हैं, कितने लोग होंगे कम से कम? मिनिमम 100, 150 और कोई 500, ठीक है? और कोई मतलब 100 के नीचे कोई नहीं है ना? एक तालियां हो जाए, अपने एक ताली जोरदार करो। थैंक यू। 100 लोग आप मिनिमम पढ़ के चलो। हमें तलाश नहीं उनकी जो अपने हैं, हमें तलाश सिर्फ उनकी है जिनके सपने। यस यस यस। अब आपके पास से जो 100 लिस्ट आई, इस 100 लिस्ट को प्लान मत देना। इन 100 को प्लान आप नर्वस क्यों हो रहे हो? क्योंकि लोग आपके साथ फॉर्म नहीं भरते, पेमेंट नहीं देते, इसलिए आप हताश और निराश हो जाते हो। एक्चुअली आपका फेल होने का कारण ये नहीं है कि लोग स्टार्टअप नहीं करते, पेमेंट नहीं देते, सुनते नहीं। एक्चुअली ये बिजनेस आप उन्हें प्रमोट कर रहे हो जिनकी जरूरत ही नहीं। ये बिजनेस उन्हें दीजिए। अगर आपको प्यास नहीं लगी, मैं गिलास का पानी भर के दूंगा तो आप इधर देखोगे भी नहीं, लेकिन अगर आप प्यासे हो, मैं पानी रख दूं, बोलूं भी ना, आप लेके लपक के छीन के प्यास बुझाने लगोगे। तो आप जो 100 की लिस्ट बनाओ, 100 को प्रेजेंटेशन मत दो, मात्र 20 को प्रेजेंटेशन दो। कितने को दो? लिस्ट तो 100 है, लेकिन हम निकालेंगे कितना? और इस बात को मैं सर्वे के मुताबिक और अपने तजुर्बे के मुताबिक लिख के दे सकता हूं। गारंटेड वो 20 लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, माँ के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, समाज के लिए। 100% 20 पीपल में एक विजन होता है, ये सर्वे कहता है और ये मेरा तजुर्बा भी कहता है 14 ईयर का। अब ये 20 पीपल की जब आपके पास परफेक्ट लिस्ट आ जाए नीडी लोगों को, तो बात भी उन्हीं से करना है और बिजनेस भी उन्हीं से शेयर करना है। यस। चिरकुटों से नहीं करना है। समझ में आ रहा है? अब अगर आप 20 को प्लान दोगे जो नीडी होंगे, और अगर उनको मेरी तरह ये दिख गया कि यार ये हो सकता है, तो ना करेंगे या हाँ करेंगे? तो इसका मतलब बिजनेस में कोई ना कर रहा है तो प्रॉब्लम आपकी है, बिजनेस की नहीं है। क्योंकि आप ऐसे इंसान को बेच रहे हो जिसकी जेब में पैसा ही नहीं है, या उसके पास कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, कामचोर आदमी है, बहानेबाज आदमी है, 100 प्रॉब्लम बनाने वाला है, राइट? तो 20 पीपल को आप ले लो। अब 20 पीपल को प्लान करना है तो कितने घंटे में प्लान हो सकता है सर? एक दिन में प्लान करना हो तो 4 हो सकता है सर। 5 घंटा आप दे रहे हो, 4 हो सकता है। अगर एक दिन में 4 हो गया तो 5 दिन होता है, 4 पंचे 20। जॉब करते रहो, दुकान खोलते रहो, जो प्रोफेशन हो वो करते रहो, 5 दिन में आपका 20 प्लान हो जाएगा। मैं लिख कर देता हूं, गारंटेड आपका डिस्ट्रीब्यूटर उसमें 4 से 6 बनेगा। आप 5 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, लिख कर देता। और ये कर लेना तो यही काम टीमों में डुप्लीकेट कर देना। इसका एक लंबा प्रोसेस है, राइट? मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको सब कुछ दूं। समय की पाबंदी है, आपको भी जल्दी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटियां, घर भी जाना है। ये आपका बड़ा प्यार और रिस्पेक्ट है मुझे, आप इतनी देर से सुन रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ऐसा देके जाऊं आज कि आप अपनी जिंदगी में एक चमत्कार कर दो। जब जिंदगी में मिले तो बताओ कि सर आपका वो फार्मूला मैंने फॉलो किया जिंदगी में, वाकई ही सर मुझे एनटीसी बनने में 6 महीना लगा, और आप कमिटमेंट करके जा रहा हूं, सिर्फ यही करना है, आगे दिमाग कुछ मत लगाना। पहला स्टेप बता दिया क्या? 100 की लिस्ट, उसमें मात्र 20 को छांटना है, 20 को पर डे 4 प्लान करना है। ये ड्यूटी है आपकी।
5 दिन में वो प्लान खत्म होना है। एक दिन हमारी क्लोजिंग होगी फ्राइडे और एक दिन हमारा जीटीएस होगा। क्लियर? 5 दिन काम करो, 100 दिन फ्री। 5 दिन काम करो, आपका परफेक्ट इनकम महीने का मिनिमम कितना बना, पहले हफ्ते का मिनिमम कितना बनेगा वो आप सोच लेना। क्लोजिंग आप 10,000 से उठा रहे हो ना, तो आपका मिनिमम 900 रुपए बनेगा। सही है? मिनिमम 900 रुपया बनेगा और आपको बस यही डुप्लीकेट दूसरे हफ्ते में उनसे कराना है और ये पूरी तरह सॉल्व कर देना। मैं लिख कर देता हूं, 3 महीना कर लेना, 50,000 के नीचे इनकम आएगी तो बताना। ऐसे मैं आपको सैकड़ों नाम बता सकता हूं, जहां जहां इंडिया में मेरी अपनी ट्रेनिंग हुई, मेरा अपना प्रोग्राम्स हुए हैं, उन लीडरों के कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूं, उनसे पूछना। क्योंकि ये चीजें मैं 30 मिनट में नहीं दे सकता, मेरा 6 घंटे 5 घंटे का पूरा सेशन होता है। कल मेरा एक सेशन है कुरुक्षेत्र में, जहां पे 600 पीपल्स बैठ रहे हैं, वहां पे इसी पे मैं बात करता हूं 2.5 घंटे कंटिन्यू। तो जो 2.5 घंटे बात करने का टाइम है वो मैं आपको 30 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि आप लोग समझदार हैं, यहाँ पे अच्छे मैच्योर और सीनियर लीडर बैठे हैं। इसको सिर्फ कॉपीराइट का बिजनेस करो। फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं ना माय लाइफ में? फ्रेंचाइजी का मतलब समझते हैं आप लोग? कितने लोग समझते हैं फ्रेंचाइजी का मतलब? बोलो सर, फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? जैसे एक दुकान से अगर हमको 10 रुपए आता है तो 10 दुकान डालेंगे तो 100 रुपए आ गया। देखा, ये कंफ्यूजन है। और कोई बताए फ्रेंचाइजी का मॉडल? हाँ सर। एक कोई अगर बिजनेस हो, उसका सेम बिजनेस कॉपी करना ताकि सेम आउटपुट निकले। हाँ। और उसमें से सेम इनपुट डाले। खुलकर बोलो, एक आध एग्जांपल बता दो। एक आध एग्जांपल बता, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और साथ मॉर्जिनिस के गए। मैकडॉनल्ड में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो क्या एक्सप्लेन करेंगे? उनकी फ्रेंचाइजी 35,000 खुल गई इंडिया में। हाँ, ये प्रॉब्लम है। स्लाइड क्या बोलता है और इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या दी जाती है? बैठो, थैंक यू। फ्रेंचाइजी मॉडल इन द सेंस, अगर वो मैकडॉनल्ड का बर्गर मुंबई में खाओगे और वही मैकडॉनल्ड का बर्गर आप जाके पंजाब में खाओगे, वही मैकडॉनल्ड का बर्गर आप लखनऊ यूपी में खाओगे, वही मैकडॉनल्ड का बर्गर आप अमेरिका में खाओगे, वही मैकडॉनल्ड का बर्गर आप दुबई में खाओगे, तो सारे टेस्ट एक जैसे होंगे। शाखाओं से मतलब नहीं है, डुप्लीकेशन से मतलब है। आप जो हो हूबहू वो क्रिएट करो, आप जो करते हो हूबहू वही टीम में ट्रांसफर कर दो। जैसे बोलना, चलना, उठना, बैठना, मुस्कुराना, बातें करना, अपनी बातें रखना, बैग रखना। पता चला मैं बढ़िया सा बैग लेके चलता हूं और अगला पॉलीथीन में डाल के चल रहा है। समझ में आ रहा? पॉलीथीन पन्नी में डाल के चल रहा है। अगला खाली हाथ चल रहा है, प्लान देने जा रहा है, लेकिन हाथ में कुछ ही नहीं दिखाने के लिए। अभी भी पूछो कितने लोग पास टूल्स है? 80% लोग बोलेंगे टूल्स तो घर में रखा हुआ है। किस लिए रखा हुआ मालूम नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सिद्धांत डुप्लीकेट नहीं हो रहा। हम फ्रेंचाइजी मॉडल में आ तो गए हैं, स्लाइड तो सुन रहे हैं, लीडर तो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने 10% तोड़ा, नीचे वाले ने 40 तोड़ दिया, उसके नीचे ने 80 तोड़ दिया। मेरी बात समझ गए? तो माय डियर फ्रेंड, मेरे जैसा इंसान यदि यहां पहुंच सकता है, गारंटी से बोलता हूं इस हाल के अंदर आप सबकी चेहरों को देखने की बात नहीं, शायद कोई दूसरा विनय मिश्रा यहां हो, शायद यहां कोई दूसरा विनय मिश्रा हो जो 17 लाख कर्जे में हो, जिंदगी जीने की उम्मीद नहीं मौत की उम्मीद कर रहा हो। हेलो, यस और नो? लेकिन ये वो विनय मिश्रा है, अगर मैं अपनी जिंदगी की स्टोरी आपको बताना शुरू कर दूं, मैं लिख कर देता हूं, कलेजा फट जाएगा। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, पत्थर औलाद होगे ना, आंसू नहीं रोक पाओगे, फट पड़ोगे दिमाग। इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, इतना स्ट्रगल है माय डियर फ्रेंड। एक ही चीज आज के बाद आपको पीएचडी करनी है, 120 पीपल का एक ऐसा एवोल्यूशन लॉन्च कर दो इस ग्रुप के अंदर कि इंडिया इज नंबर 1 नहीं, वर्ल्ड इज नंबर 1। ये ग्रुप दिखाई देना चाहिए। पूरा विश्व हिल जाए यहां हुआ क्या, और होगा तभी जब हम फ्रेंचाइजी मॉडल को डुप्लीकेट करेंगे। जब प्लान आपको आ जाए, अगर टीम आप जैसी प्लान दे दे तो डुप्लीकेट हो गया। बातें लक्ष्यदार करे तो डुप्लीकेट नहीं है। सूट पहनने लगा तो सूट में तो डुप्लीकेट है, लेकिन और नॉलेज में डुप्लीकेट। परफेक्ट इंस्टॉलेशन, परफेक्ट इंस्टॉलेशन। मेरी बात समझ में आ गई?
इसलिए मैं ज्यादा मोटिवेशन की बातें आप लोगों से नहीं करूंगा। अभी अभी ड्रीम डे 3 आप देख के आए हैं और वैसे ही आग लगी हुई है, राइट। लेकिन बस आप सबको जाने से पहले एक लाइन, एक कविता बोलकर जाना चाहूंगा। इजाजत है? यस इजाजत है? यस इजाजत है? और इसमें मोटिवेशन भी है, इसमें स्टोरी भी है, इसमें प्रेरणा भी है, इसमें एनर्जी भी है, इसमें विजन भी है, इसमें गोल भी है, सब कुछ है, पर्पस भी है। मैं बोल रहा हूं, मेरे भाव को समझना। कविता को बहुत बार सुना होगा। भाव क्या है? जब मैं इस बिजनेस में आया था और तमाम मार्केटिंग में लोगों से मिलता था तो वो मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट होता था। और मैं कौन होता था? एक फार्मर का बेटा, मामूली सा लाल पीला नीला हरा टमाटर वाला कपड़ा पहनना, डार्क कपड़ा पहनना, बाल बिखरे होना, राइट, अजीब सा स्लीपर पहनना, मतलब कुछ भी ढंग नहीं था। समझ गया मेरी बात? और जब मैंने इस प्रोफेशन में कदम रखा तो संतोष सर जैसे लीडर से जब मैं देखा, मिला, खुद को देखा तो मेरे मन में ही भावना आने लगी कि मैं तो इनके जैसा पढ़ा लिखा नहीं, मैं इनके जैसा इंटेलिजेंट नहीं, मैं इनके जैसा स्मार्ट नहीं, मैं इनके जैसा, मुझे तो सफलता नहीं मिलेगी। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम आती है, ये सवाल उठता है, इधर भी था। और आपको बताना चाहूंगा, बड़ा गर्व हो रहा है इस चीज को बताकर। जब कोई भी बंदा इस दुनिया में इस प्रोफेशन में आता है तो वो स्मार्ट नहीं होता। मैं भी जब आया स्मार्ट नहीं था, लेकिन आज स्मार्ट हूं। यस हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। मुझे मेल आईडी नहीं मालूम था, व्हाट्सएप नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था, स्मार्टफोन कुछ भी नहीं। सर तो टेक्निकल आदमी, हम तो टेक्निकल भी नहीं थे। लेकिन सर जैसे लीडर मिले, हमें सिखाए, बताए क्या करना है, कैसे करना है। प्यारे साथियों, ये बिजनेस पैसा कमाना ही नहीं, जिंदगी जीना सिखा देती है। ये जिंदगी जीना सिखा देती है। दुनिया के किसी प्रोफेशन, दुनिया के किसी धंधे में जिंदगी जीना नहीं सिखाया जाता। यहाँ पैसा तो आता ही है, सिर्फ जिंदगी जीना सीख लो, पैसा तो अपने आप आएगा। तो मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूं कि वृक्ष हो भले खड़े, ध्यान रखना, वृक्ष का मतलब बड़ा लीडर, बड़ी इनकम, बड़ा सक्सेस, बड़ी BMW, जैगवार, मर्सिडीज, उससे पागल मत होना, काम से पागल होना। पागलपन से आएगा जैगवार, उसकी गाड़ी को देखने से गाड़ी नहीं आएगी। सुन रहा मेरी बात? यस तो वृक्ष हो भले खड़े और हो घने, हो बड़े, कितनी भी गाड़ी बंगला कुछ भी हो, उससे इंस्पायर नहीं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत, आगे नहीं बढ़, आगे नहीं बढ़, आगे नहीं बढ़। Continue focus, continue what? Are you ready? Are you ready? अगला है, तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, और तू न मुड़ेगा कभी, और तू न रुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, आगे नहीं बढ़, आगे नहीं बढ़, आगे नहीं बढ़। आखिरी लाइन बोल के जाऊंगा। क्यों अग्निपथ? क्यों अग्निपथ? क्यों शपथ? क्योंकि ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। सब यहां चल ही रहे, काम करने के लिए भाग ही रहे हैं। तो ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अस्त्र से रक्त से लथपथ, 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 फिर भी अग्निपथ, अग्निपथ। प्यारे साथियों, सिर्फ ये लाइन रोज दोहराओ, दिमाग में स्टॉल करो। 100%, 100%, 100% you can